हेलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, यहाँ पे ये लास्ट हाफ आवर या 40 मिनट का सेशन जो क्वेश्चन है डिस्कशन है, ये मैं अलग से स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ ये जो क्वेश्चन है डिस्कशन है फेस टू फेस क्लासेस में इतना इफेक्टिवली रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन या डिस्कशन का यूट्यूब का प्लेलिस्ट भी मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा, और साथ साथ में मैं ये जो है जीनी बुक भी आपको रेडी करके प्रोवाइड कर दूंगा ये क्वेश्चन एंड डिस्कशन का। और जो ऑनलाइन डाउनलोड करके ये वीडियोस देख रहे हैं या जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ऑनलाइन डाउनलोड या पेनड्राइव मोड में वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं उनको हर लेक्चर के साथ ये क्वेश्चन या डिस्कशन जो है अटैच करके मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे फेस टू फेस का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं या फेस टू फेस क्लासेस में है, तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, तो यहाँ पे उनको मैं ग्रुप में यूट्यूब की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा और उनको ये क्वेश्चन एंड डिस्कशन जो है अलग से डेली हाफ आवर का टाइम निकाल के ये क्वेश्चन एंड वीडियोस देख लेना है। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन या डिस्कशन ऑन कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन स्कीम में यहाँ अगर आप इंडेक्स देखते हो तो इंडेक्स में हर कॉन्सेप्ट वाइज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 31 क्वेश्चंस हैं, जिसमें ICAI मटेरियल के RTP के यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है और एग्जामिनेशन के 10 क्वेश्चंस है। यानी आपको एग्जाम के पहले तो ये 10 + 4 14 + 3 यानी 17 क्वेश्चंस तो पढ़ के जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अदर क्वेश्चंस में मैंने अपने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जिसमें 14 क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे 31 क्वेश्चंस लिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा चार्ट या आपने जो चार्ट बनाया होगा वो चार्ट और ये क्वेश्चन या डिस्कशन अगर इतना भी पढ़ लियो तो मोर देन इनफ। डन? तो चलिए शुरू करते हैं। सो आर यू रेडी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिनिशिंग टच है, ये होना ही चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन एंड डिस्कशन होता है तो समझ लेना आपकी कंप्लीट स्टडी हो गई। क्लास ओनली क्लास करके कोई फायदा नहीं है। चलो नाउ अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन लेवी एज पर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट, ऑल्सो स्टेट द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर स्कीम। ख्याल रहे, उन्होंने जो सवाल पूछा वो कहा कि कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 के हिसाब से बताओ। ओके, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि 10(1) की बताओ, 10(2)A की बताओ। ओवरऑल एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको डिटेल डिस्क्राइब नहीं करना है, लेकिन आपको मेन बुलेट पॉइंट्स तो देना है कि 10 की कितनी कंपोजिशन लेवी है। अगर आपको याद होगा तो 10(1) की स्कीम है और 10(2)A की स्कीम है। ठीक है, 10(1) और 10(2)A की स्कीम है, आपको ब्रॉडली ये बताना है। 10(1) में यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर, उसके बाद में रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग एंड ट्रेडर, इनको अप्लीकेबल है। तो 10(2)A प्रीडोमिनेटली सर्विस प्रोवाइडर को अप्लीकेबल है। यहाँ 2 लिमिट अप्लीकेबल है, 1.5 CR और 75 lakhs, तो यहाँ 50 lakhs का लिमिट अप्लीकेबल है। दैट्स ऑल, ये मेजर पॉइंट्स आपको देने हैं। अब ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन को लिखा कैसे गया है ना। अगर आप देखते हो तो कंपोजिशन लेवी इज, अब देखो पहला पॉइंट थोड़ा उन्होंने कोई आंसर को रंगाया है, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। क्या ये लाइन लिखनी जरूरी थी? नहीं, नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन लिखो तो अच्छी बात है कि अल्टरनेटिव मेथड है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। स्कीम जो मिलती है, स्कीम इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2)A ऑफ CGST एक्ट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन को है, वह एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स। अगर ये स्कीम के लिए आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए और आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आप सेक्शन 10(1) की स्कीम ले रहे हो तो 1.5 CR, okay, other than special category of state but including Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and 75 lakhs in special category of state except Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir। देखो लिखने का तरीका अच्छा, मतलब पहला उन्होंने ये दिया कि
दो स्कीम है, 10(1) और 10(2)(a) की स्कीम है, जहां टर्नओवर की लिमिट भी दे दिया, और 10(2) में हो तो आपको 50 lakhs का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड अप टू टर्नओवर 1.5 CR, 75 lakhs और 50 lakhs एज द केस में भी इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये तो प्रीवियस ईयर की लिमिट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर इतने से कम रखा तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, और करंट ईयर में भी उतने ही लिमिट तक कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। नाउ अब आगे एक सवाल क्या कर, ऑल्सो स्टेट द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑप्टिंग टू पे अंडर दिस स्कीम। तो यहाँ थ्रेशोल्ड ये मत समझना कि हमारा रजिस्ट्रेशन वाला है। थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट होती है, एक रिस्ट्रिक्शन होता है, फिर वो रजिस्ट्रेशन का हो या कंपोजिशन का हो। कंपोजिशन का थ्रेशोल्ड क्या है बेटा, 1.5 CR, 75 lakhs और 50 lakhs है, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्टिव भी दे दिए और ऑप्शनल भी दिया। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है ये स्कीम का, तो ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट, मेन ऑब्जेक्टिव है। ये स्कीम ऑप्शनल है और आपको प्रिस्क्राइब परसेंटेज से टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बार फिर से आपके पॉइंट्स कैसे फिक्स होने चाहिए। ओके चलो, मेरे साथ आपने पढ़ा, इसके बाद आपने जो है पॉइंट्स, ये अल्टरनेटिव मेथड ऑफ टैक्स है, दो स्कीम है 10(1) 10(2)(a) की, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, लिमिट्स दे दिया, थ्रेशोल्ड्स दे दिए दोनों स्कीम के, और जहां तक है आपको उतने ही लिमिट तक करंट फाइनेंशियल ईयर स्कीम में, और करंट फाइनेंशियल ईयर में स्कीम मिलेगी। ऑब्जेक्टिव स्कीम के सिंप्लिसिटी एंड रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट, और नेक्स्ट ये स्कीम ऑप्शनल है और आपको प्रिस्क्राइब रेट से जीएसटी देना पड़ता है। चलिए ओके, और आपने चार्ट्स निकाले होंगे, मैं आप पे इतनी बम्बार्डिंग करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि चार्ट्स के बहुत फायदे हैं। चार्ट्स निकाले होंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कैसा लिखना है। Now, next, what are the tax rate applicable to a registered person under section 10(1) और 10(2)(a) of composition levy? ठीक है, क्या टैक्स रेट अप्लीकेबल है 10(1) और 10(2)(a) में? तो टैक्स रेट जो है, अगर आपको याद होगा तो मैन्युफैक्चरर्स है, अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अगर ये लिखो तो अच्छी बात है। अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स मतलब आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं लगती है। रेट है ओके 0.5%, 0.5% यानी 1% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट, ये मिलेगा। सप्लायर अगर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन शेड्यूल के, मतलब रेस्टोरेंट, कैटरिंग, मेस वगैरह, कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें फूड या ड्रिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो केस में आपको 5% का स्कीम मिलेगा ऑफ टर्न और इन स्टेट। और अदर सप्लायर और प्रीडोमिनेंटली ट्रेडर, ओके अदर सप्लायर होगा तो उसको भी 1%, पर उसको टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसके बेस पे लेवी मिलेगी। उसके बाद में 10(2)(a) अगर देखा जाए तो 10(2)(a) जो है 6%, आई रिपीट 10(2)(a) यहाँ पे 6% ये प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, जिसको ओके रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल टू ऑफर कंपोजिशन लेवी अंडर 10(2)(a), तो प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर और टर्न और इन स्टेट 6%, उसका 6% का टैक्स इसको देना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई स्पेशल डिस्कशन तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करना। हाउ टू कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर जो दिया गया है, एग्रीगेट टर्नओवर की ये एक डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिख कर भी देख लेना। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, ओके एक बेसिक डेफिनेशन दिया है, और बेसिक डेफिनेशन क्या दिया एग्रीगेट टर्नओवर की, ऑल टैक्सेबल सप्लाई। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है? इंक्लूड होता है ऑल टैक्सेबल सप्लाई, यानी वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई एक्सेट्रा। एक्सक्लूड क्या होता है, तो आरसीएम वाला सप्लाई और जीएसटी एलिमेंट। अब देखो, ये एग्रीगेट टर्नओवर की बेसिक डेफिनेशन तो है, लेकिन
अगर इस एग्रीगेट टर्नओवर को कंपोजिशन लेवी के हिसाब से देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपोजिशन लेवी के हिसाब से देखो, तो थोड़ा इसमें और कुछ भी ऐड होगा। थ्रेशोल्ड के हिसाब से देखो तो वो हम बाद में देखेंगे कि थ्रेशोल्ड के हिसाब से हम कुछ चीज़ें और इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, थ्रेशोल्ड नहीं, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। और बाकी ऑडिट हो गया, जहाँ तक देखा जाए आपका एग्जम्पशन हो गया, तो सभी केस में आप अपने कॉन्टेक्स्ट में उसमें कम ज़्यादा छेड़छाड़ की है, मतलब बेस वही रखा है, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन किया है। तो अगर आप, उन्होंने सवाल क्या पूछा, उन्होंने सवाल ये पूछा कि एग्रीगेट टर्नओवर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, यानी कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर कैसा देखा जाएगा। सेक्शन 26 तो देखा जाएगा, सेक्शन याद रही तो अच्छी बात है, सेक्शन 26 तो देखा जाएगा, प्लस आपको कुछ एक्सप्लेनेशन याद होगा। आखिरी में जब चैप्टर एंड हो रहा था तो मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाए थे, यानी वो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड, ओके, कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने पढ़ाए थे। तो दोनों को हमें एग्रीगेट कंपोजिशन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में हमें दोनों देखना है। जैसे नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एग्रीगेट टर्नओवर में ओके ऑल टैक्सेबल सप्लाई लिया जाता है, एग्जाम के तीनों सप्लाई लिए जाते हैं, एक्सपोर्ट सप्लाई लिया जाता है और इंटरस्टेट सप्लाई लिया जाता है, ये एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाता है। एक्सक्लूड क्या किया जाता है, ओके हाँ, और ये सारा अंडर सेम पैन कॉम्पिटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ये सारा सेम पैन के अंडर में और ऑल इंडिया बेसिस पे कंपटीशन होगा। क्या नहीं लिया जाता है, तो जीएसटी नहीं लिया जाता है, और इनवर्ट सप्लाई जिस पे आरसीएम में आप टैक्स पे कर रहे हो वो नहीं लिया जाता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई, पर इसके साथ अगर एक्सप्लेनेशन ऐड कर दो, देखो बहुत अच्छा है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन जो कंपोजिशन स्कीम के 10-A के बाद के 2 एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे, ओके वो अगर आपको देखना है तो मैं एक बार बता देता हूं जो मैंने क्लास में पढ़ाए थे। यस, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये 2 एक्सप्लेनेशंस आपको एग्रीगेट टर्नओवर में, एक टर्नओवर इन स्टेट, ये डायग्राम थी, और ये इसमें हमने एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10, जिसमें एक्सप्लेनेशन 1 मैंने पढ़ाया था, और ये एक्सप्लेनेशन 1 में ये पढ़ाया था कि जब भी आप कंपोजिशन लेवी के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो उसमें जो 1 अप्रैल से टिल यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी थ्रेशोल्ड वाला, ओके वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करोगे जो आपका थ्रेशोल्ड में है, ओके और इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करोगे। और आखिरी में एक इंटरेस्ट वाला टेबल आपको याद होगा तो मैंने वो भी लिया था कि इंटरेस्ट को आप एक्सक्लूड करोगे। चलो, तो ऐसे केस में यहां पे अब मैं वापस हमारे क्वेश्चन या डिस्कशन पे आ जाता हूं। तो ये केस में बेटा, सॉरी, क्वेश्चन या डिस्कशन पे आ जाता हूं। तो ये केस में मैंने ये भी ऐड कर दिया कि कंपोजिशन लेवी के कॉन्टेक्स्ट में आप जो 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा, और लोन एडवांसेस का जो इंटरेस्ट है या डिस्काउंट है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। The definition includes non-taxable supply, interstate outward supply, export supply, but under composition levy, if such supplies are made in current year, okay, then levy shall be withdrawn। हाँ, ये भी पॉइंट दे दिया मैंने ये कहा था कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको 2 एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ता है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पीएफआई और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पीएफआई होगा तो आपको सब ऐड करना है, सब इंटरस्टेट होगा, सर्विस होगी, नॉन टैक्सेबल होगा, आपको सब ऐड करना है। लेकिन करंट ईयर का जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो अप टू 150 लाख, 50 लाख और 75 लाख, तो उसमें अगर इंटरस्टेट होगा, एक्सपोर्ट होगा, नॉन टैक्सेबल होगा, तो उसी दिन कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी। तो वो यही कह रहा है कि जब आप करंट ईयर में ये सारे सप्लाई करोगे और एग्रीगेट टर्नओवर में, तो जो 10-2 की कंडीशन है वो करंट ईयर में अप्लीकेबल है। तो करंट ईयर में आप जब देखोगे तो उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। इसलिए करंट ईयर का जब एग्रीगेट टर्नओवर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मोस्टली टैक्सेबल सप्लाई, नील रेट, एग्जम्प्टेड, ओके इस टाइप के सप्लाई पे ज्यादा ओके देखना है, क्योंकि बाकी सप्लाई हो गए तो कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी। देखो, अगर आप समझ रहे होगे तो एक बार पूरा अच्छे से आपका रिवाइज हो रहा है। अगर आप क्वेश्चनर देख रहे हो तो जरूर क्वेश्चनर देखिएगा। नाउ नेक्स्ट, definition of aggregate turnover under section 26 is applicable for entire GST Act and hence used for all chapter, but composition levy definition of aggregate turnover need to be given in answer। मतलब composition levy के हिसाब से aggregate turnover कैसे होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। चलो,
उसके बाद में यहां देखो पी लिमिटेड और रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 20XX, ठीक है। इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई 8 lakhs, interstate exempt outward supply 4 lakhs, turnover of export goods, payment of IGST, payment of CGST, SGST, ऐसे supply, payment of custom duty on export, एक मिनट है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, ये क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, ये क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूं। करेक्टेड मैं उसका शीट लेके आपको बाद में समझाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेन प्राइवेट लिमिटेड इज अ डीलर इन गुड्स हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट नोएडा, उत्तर प्रदेश, and shops are located at Noida, Uttar Pradesh, Chennai, Tamil Nadu. Details of various supplies, both inward and outward, undertaken by them during 20XX are given in table below. All the values given in table are inclusive of GST wherever applicable. Rate 5% to 55% on inward and RCM supply, etc. आपको क्या निकालना है? Calculate aggregate turnover of Zen Limited for June quarter. Brief suitable notes. ये आपको एग्जाम में पूछा गया था, सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करके देना है। चलो भाई, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेम पैन कैलकुलेट ऑन ऑल इंडिया बेसिस, पर इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम एक्सक्लूड होगा और जीएसटी एक्सक्लूड होगा। तो पहले आप एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे दो। नाउ नेक्स्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपोजिशन लेवी, वो रहा तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपोजिशन लेवी, तो उसमें दो चीजें और इंक्लूड एक्सक्लूड हो जाएगी, यानी 1 अप्रैल से टिल यू लायबल और इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा। लेकिन उन्होंने जस्ट इतना कहा है कि आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल दो। तो अब जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ कंपोजिशन लेवी के हिसाब से निकालना है, आपको सेक्शन 2 के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के देना है। भाई पहले आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी, अब ख्याल रहे उनका स्पेसिफिक ये कहना है कि हमें ब्रीफ नोट के साथ दो कि भाई आप क्या क्यों ऐसा कर रहे हो। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू चाइना फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में आता है? बिल्कुल आता है एक्सपोर्ट एग्रीगेट टर्नओवर में, तो यहाँ एक्सपोर्ट आता है। अब प्रेजेंटेशन का तरीका, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जेन प्राइवेट लिमिटेड, आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, ओके, जिसमें पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस और रिजम्स या एजम्पशंस, आपको एक रिमार्क के लिए कॉलम एक्स्ट्रा रखना है। ये सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है कि आप उसका रिमार्क और एजम्पशन उसके सामने ही लिख लो। ओके, तो इंक्लूडिबल इन एग्रीगेट टर्नओवर एंड इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैव बीन मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, अब देखो मैं थोड़ा केयरफुली बताता हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है और ये अजम्पशन लिया जा रहा है कि ये 20 lakhs में टैक्स इंक्लूड नहीं है, ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है विदाउट टैक्स, इसलिए टोटल वैल्यू 20 lakhs ली जा रही है। सेकंड वो कह रहे हैं, हाँ, अब ये मैंने एजम्पशन क्यों लिया? क्योंकि ऊपर जो है इतना इजी नहीं था बेटा, एक लाइन पूरी गड़बड़ कर देती है। ऊपर दिया है ऑल वैल्यूज गिवन इन टेबल आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जो भी वैल्यू नीचे दी गई है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ले लोगे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो एक्सपोर्ट है इसमें 20 lakhs
इंटू जो भी जीएसटी रेट होगा, जीएसटी रेट समझ लो यहाँ पे 5% दिया, तो इंटू सॉरी वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105 ले लिया, 105 ले लिया। ओके, और उसकी वैल्यू उस तरह से कैलकुलेट करके निकाले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट के आंसर में ये दिया गया है कि ये पूरी ये इंक्लूसिव नहीं लिया है, 20 लाख उन्होंने जो लिया है 20 लाख यहाँ पे टोटल ले ली। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में जीरो रेट है, मैंने आपको ये पहले से डोर मान दी है। अगर एक्सपोर्ट के केस में जीरो रेट है तो इंस्टीट्यूट आपसे ये चाहती है कि आपको ये पता होना चाहिए, सुनो ध्यान से, इंस्टीट्यूट आपसे ये चाहती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट जीरो रेट से चल रहा है, एक्सपोर्ट जीरो रेट से चल रहा है, इसलिए ओके ये इंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, ये आप एजम्पशन लिखो, ये लेवल तक आपसे एक्सपेक्टेशन है बेटा। तो यहाँ पे दूसरा, गुड सप्लाइड टू एसईजेड लोकेटेड एट दिल्ली फ्रॉम नोएडा। ओके, अब देखो मैं इसमें भी बता देता हूँ, जैसे ये 20 लाख और ये भी 15 लाख लिया गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एसईजेड को सप्लाई करना, आई रिपीट, ओके, दो जीरो रेट माने जाते हैं, एक एक्सपोर्ट, और आपको याद नहीं होगा तो अभी याद लिख करो और लिख लो, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, देखो जब समझा तब सवेरा, आई रिपीट, जब समझा तब सवेरा। तो ऐसे सिचुएशन में ओके जीरो रेट में दो चीजें आती है, ओके जीरो रेट में दो चीजें आती हैं, ओके एक एक्सपोर्ट आता है, एक एक्सपोर्ट आता है और दूसरा एसईजेड सप्लाई आता है। अगर आप एसईजेड को सप्लाई करते हो तो वो भी जीरो रेट में आता है। तो दोनों केस में ये एज्यूम किया गया है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, इसलिए वो इंक्लूसिव नहीं लिया गया, और वो इंक्लूसिव नहीं लिया गया तो उसकी फुल वैल्यू ली गई। यहां इंस्टीट्यूट के आंसर में और बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर में गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने इंक्लूसिव ले लिया था। पर इंस्टीट्यूट केयरफुली ये देखना चाहती है, किसको पता है जीरो रेट के सप्लाई है, किसको पता है कि ये जो है वो इसमें जीएसटी लगता नहीं है, किसको पता है कि ये इंक्लूसिव नहीं माने जाते हैं। ओके, यहाँ इंस्टीट्यूट डेफिनेटली आपसे ये देखना चाहती है। नाउ नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम लोकेशन ऑफ जॉब वर्कर एट लखनऊ यूपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, ठीक है ना। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई लिया जाएगा और 2 लाख इंक्लूसिव लिया जाएगा। सेल्स फ्रॉम चेन्नई शॉप, ठीक है, ये भी इंक्लूसिव लिया जाएगा। लोकल सेल्स एट नोएडा, ये भी इंक्लूसिव लिया जाएगा। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेल, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेल बाय मेसर्स एबीसी ट्रांसपोर्ट। ओके, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली गई, और ये हम एजम्पशन करेंगे कि अगर ये ट्रांसपोर्ट सर्विस ली जा रही है तो रिवर चार्ज वाला है, और अगर रिवर चार्ज वाला है तो ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा। आप अब ये मत लेना कि सर सामने वाले ने 12% लिया होगा, तो नहीं नहीं, डिफॉल्ट एजम्पशन ऑलवेज रिवर चार्ज, जब तक स्पेसिफिकली ना बोला हो। कमीशन पेड टू मिस्टर नागर सेल्स एग्जीक्यूटिव विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारा एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जो जिसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। हाँ, मतलब ये था कि इवन दो मैंने एम्प्लॉय को पेमेंट किया होगा बट नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ओके, और कमीशन पेड टू मिस्टर नागर अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओके, तो अभी इस यहाँ पे नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो ये सर्विस हमने दी नहीं, ये सर्विस हमने ली है। ओके, मतलब हमने कमीशन उसको दिया तो सर्विस नागर की ली है, तो ये भी इनवर्ट सप्लाई आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। इनवर्ट सप्लाई नहीं आता है, फिर वो आरसीएम वाले हो या नॉर्मल हो। तो ये प्रॉब्लम इतना अच्छा बनाया ना उन्होंने, इसमें आपके जीरो रेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिए कि किसको क्लिक होता है कि जीरो रेट इंक्लूसिव जीएसटी माना ही नहीं जाता क्योंकि इसमें जीएसटी लगता ही नहीं है। ओके, उन्होंने दो इन्वर्ट दे दिए, आरसीएम वाला भी दे दिया और ये भी दे दिया, और ये देखा कि किसको पता है कि इन्वर्ट लिए नहीं जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में देखो यहाँ पे ओके, ये बाकी अगर आप केयरफुली देखते हो तो ये जो है बाकी इंक्लूसिव ले लिया जाएगा, बाकी की वैल्यू इंक्लूसिव ले लिया जाएगा। जीटीए के केस में इन्वर्ट सप्लाई है, ओके, और दोनों भी इन्वर्ट सप्लाई, जिसका किसी पे हो सकता है आरसीएम दे रहे नहीं हो, पर दो इन्वर्ट सप्लाई आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लिया जाता है, तो आपका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इतना लिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके जरूर देखिएगा। ओके, क्वेश्चन जैसा लग रहा था कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बड़ी इजी तो इजी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपके पूरा नॉलेज चेक किया गया। ओके, स्टार कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ देखिएगा, XYZ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोकेटेड इन बैंगलोर
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20XX and YY. Total value of supplies including inward supplies tax under reverse charge basis rupees 1 crore 54 lakhs. Breakup of supplies as follows. टोटल दे दिया 1 करोड़ 54 lakhs और उसका ब्रेकअप दे दिया. इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल एट नील रेट. इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज 85. इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 exempt supply 90 lakhs. Inward supplies of goods on which tax payable under RCM 25 lakhs. Explain whether XYZ Limited eligible for composition scheme. अब आपको देखो दो टाइप के वर्ड्स होते हैं. अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक्सप्लेन ओके वेदर पर्टिकुलर आरपी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, और कभी कभी ये कहा जाता है कि वो कंपोजिट डीलर है, एंड आपको कहा जाता है कि कैलकुलेट ओके टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी. आपको कहा जाता है कैलकुलेट टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी. दोनों वर्डिंग्स में क्या फर्क है? पहला, ये सिर्फ इतना बताओ कि वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है या नहीं है. सेकंड इसमें यह कहा जा रहा है कि वो आप प्रिज्यूम कर लो कि कंपोजिशन लेवी ले रहा है. करंट ईयर में आप कंपोजिशन लेवी के तहत टैक्स निकालो ऐसे. तो क्वेश्चन में ये कहा है आपको सिर्फ ये फिक्स करना है कि वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है या नहीं है. मतलब क्या? मतलब आपको सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आप यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. आपको स्टेप देखो कैसे फिक्स करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1 आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेना है, और स्टेप नंबर 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर लेना है. अगर आपको सिर्फ इतना पूछा कि भाई वो एलिजिबल है या नहीं है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर लेना है, बात खत्म कर देना है. नाउ अगर आपको ये कहा गया कि भाई वो कंपोजिशन डीलर है और आप टैक्स निकाल के दो, तो फिर आपको यहां पे टैक्स निकालते वक्त जो भी परसेंटेज है 1%, 5% या 6% ओके अंडर 10(2) है, ये टर्नओवर इन स्टेट लेना पड़ेगा और आपको टैक्स निकाल के देना पड़ेगा. साथ साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए. एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 1.5 CR भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और टर्नओवर इन स्टेट जो है उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा. यहां पे ये भी देखना पड़ेगा. अब और एक डिफरेंस बता देता हूं. जब आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसमें सारे ले लोगे, सारे मतलब ओके ऑल टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, सब ले लोगे. लेकिन करंट ईयर में आपने अगर इंटरस्टेट ले लिया, या नॉन टैक्सेबल होगा, या ईसीओ होगा, या फिर एक्सेस सर्विसेज होगी मार्जिनल लिमिट से ज्यादा, करंट ईयर में ऐसा कुछ दिखा कि उसी वक्त आपको कहना है कि कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी और या कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी. ओके कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी. तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सिचुएशन में अब मुझे क्या देना है? मुझे सिर्फ इतना बताना है कि कंपोजिशन लेवी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि एलिजिबल है या नहीं. इसलिए सबसे पहले मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि भाई 10(1) के हिसाब से अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 CR क्रॉस नहीं होता है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, ये लाइन को लर्न ही कर लेना, अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बट इंक्लूडिंग आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तो मुझे यहां पे कंपोजिशन लेवी मिल जाएगा. मतलब रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अगर वो यहां पे कंडीशन फुलफिल करता है. ये स्टेप नंबर 1 कि भाई मैंने लॉ एक्सप्लेन किया कि मुझे कंपोजिशन लेवी कब एलिजिबल है. स्टेप नंबर 2 मेरा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में ये बताओ व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड. ओके व्हाट टू इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाई के तीनों सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई. ओके और ये जो आपका इंक्लूड होगा यहां पे टाइप नहीं हुआ होगा, पर आप ओके अंडर सेम पैन आपने लिख देना, अंडर सेम पैन ऑल इंडिया बेसिस, अंडर सेम पैन ऑल इंडिया बेसिस के बेसिस. ठीक है, अंडर सेम पैन और ऑल इंडिया बेसिस पे होगा. नाउ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल, रिवर्स चार्ज होगा. तो ये रिपीट हो गया, ये इसको ओके ऑन विच टैक्स पेबल बाय पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस. ओके ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो और जीएसटी एलिमेंट एक्सक्लूड होगा. इसके बेस पे अब हम कंक्लूड करेंगे यानी स्टेप नंबर 3 की इवन केस
ओके, XYZ लिमिटेड लोकेटेड इन बैंगलोर, कर्नाटका है। हाँ, ये भी देखो, XYZ लिमिटेड बैंगलोर में, मतलब वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में नहीं है। यानी इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि आप ये याद करो कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट क्या है। हेंस थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लीकेबल फॉर कंपोजिशन इज 1.5 CR। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अब इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में भी कैसा, एग्रीगेट टर्नओवर का जब आप कंपटीशन कर रहे हो तो आपको सीधा सीधा नहीं करना, पहले इन्होंने टोटल दिया है भाई, टोटल आपको दे दिया है जिसमें इंट्रास्टेट 25 लाख है। तो मुझे बताओ, ओके, यानी आपको बैकवर्ड जाना है, आपको बैकवर्ड जाना है, तो क्या इंट्रास्टेट इंक्लूड होता है? हाँ, इंक्लूड होता है, तो वो टोटल में इंक्लूड रहने दो। इंट्रास्टेट फॉरवर्ड चार्ज नील इंक्लूड होता है, यस। फॉरवर्ड चार्ज इंक्लूड होता है, यस। हाँ, आपका एग्जम्प्ट इंक्लूड होता है, यस, इसलिए आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बैकवर्ड जाओ, देखो उसने टोटल ला है, टोटल में ओके ये इंक्लूड होता है। अगर वो इंक्लूड नहीं करता तो हम तो ऐड करते, पर वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ठीक है वैसे ही रहने दो। हमें सिर्फ वो डिडक्ट करना है जो एग्रीगेट टर्नओवर में आता नहीं है। तो ये इनवर्ट सप्लाई वाला 25 लाख हमें डिडक्ट करके देखना है, बाकी तो इंक्लूड होता है, वो इंक्लूडेड है। पर ये जो 25 लाख है ये डिडक्ट करके भी आप यहां निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा ये कि अगर उन्होंने ब्रेकअप दिया स्टेप बाय स्टेप, ये टोटल जो ब्रेकअप दी है, ओके, क्या यहाँ पे चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेते हैं, यहाँ कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड किया है। क्या 25 लाख इंक्लूड होगा? यस, एग्रीगेट टर्नओवर में। फॉरवर्ड चार्ज में 85 लाख इंक्लूड होगा? यस। ओके, क्या एग्जाम इंक्लूड होगा? यस। आरसीएम नहीं होगा, मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ 29 लाख हुआ। तो क्या आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी? यस बेटा। चलो इमेजिनेशन मैं पॉइंट्स क्या लिखूंगा, मेरे साथ शुरू हो जाओ। मैं पॉइंट्स क्या लिखूंगा? पॉइंट नंबर 1 में 10, ओके, अपने आप को समझाओ, मैं 10(1) की स्कीम अपने ओन लैंग्वेज में लिखूंगा, फिर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में दूंगा। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के बाद मैं ये भी कहूंगा कि भाई गिवन कंपनी बैंगलोर कर्नाटका में, इसलिए यहाँ 1.5 करोड़ का टर्नओवर अप्लीकेबल है, यहाँ 1.5 करोड़ का टर्नओवर अप्लीकेबल है। फिर मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, और कैलकुलेशन में 1.5 करोड़ से नीचे अमाउंट है, इसलिए ओके मैं कंक्लूड करूंगा कि इसको कंपोजिशन लेवी मिलेगी। कंपोजिशन कि भाई कैन ऑफर कंपोजिशन स्कीम XYZ लिमिटेड। आप इमेजिनेशन जितना होगा, यानी प्रैक्टिस से भी पहले इमेजिनेशन, फिर प्रैक्टिस, इमेजिनेशन फिर प्रैक्टिस, इमेजिनेशन फिर प्रैक्टिस। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से इमेजिन होना चाहिए। एक आपने मेरे साथ क्लास किया है, ओके, क्वेश्चन करना बहुत 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 जरूरी है। ये आपको एक डिफरेंट अप्रोच देगा, ओके, एकदम कॉन्फिडेंस से बूस्ट कर देगा एग्जाम का। ठीक है, चलो अब देखो बेटा ये क्वेश्चन, बी एंटरप्राइजेस लोकेटेड इन बिजनेस एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ जनवरी 20XX इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई 7 लाख, इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, हाँ गुड्स है, यहाँ सर्विसेज है। वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज 1 लाख। वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ exempted goods from its other place of business in the state of Manipur, okay, under same pen 5 lakhs. From the information given above, you are required to calculate aggregate turnover of B enterprises with a necessary explanation and also specify the reason whether it is eligible to get registered under GST Act or not. Get registered under GST Act or not. चलो, एक्चुअली ये कंपोजिशन लेवी का नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन उसने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके लिए है। ओके, पर है एग्रीगेट टर्नओवर पे। तो चलिए, अगर आपकी कोई भी एक ब्रांच मणिपुर, मैं समझा देता हूँ, बाकी डिटेल डिस्कशन हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में करेंगे, पर ये चैप्टर, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ये है कि ये जो है, जब मैं सेक्शन 22 पढ़ा होगा तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिमिट जो है वो 20 लाख है। अगर आप मणिपुर में होगे तो 10 लाख है। एक्चुअली ये क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का है, पर चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, कंपोजिशन लेवी का नहीं है, कोई इशू नहीं। मणिपुर में 10 लाख है, और उसके बाद में यहाँ पे मणिपुर में 10 लाख है, और कुछ केसेस में जो बाद में पढ़ा होगा, ओके, सम अदर केसेस है जहाँ 40 लाख का लिमिट है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे उन्होंने टर्नओवर दिया है
इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, सेक्शन 24 में यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, और सेक्शन 24 में है कि अगर आप सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में ये लिखा हुआ है, ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में ये लिखा है कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये आगे मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आपका बाद में कवर हो जाएगा। सर आपने यहाँ क्यों लिया? क्योंकि एक्चुअली वो कंबाइन क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर निकालो, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने ये चैप्टर में पढ़ ली थी, साथ साथ में वो थ्रेशोल्ड भी पूछ लिया, तो कंबाइन क्वेश्चन होने की वजह से वो इधर आ गया। एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में शिफ्ट होना चाहिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में ये देखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर अगर मैं निकालूंगा तो एज पर हमारी डेफिनेशन जाएगा, व्हाट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम के तीनों सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेम पैन, और इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम एक्सक्लूड होगा और जीएसटी एक्सक्लूड होगा। तो यहां पे और सेक्शन 24 कहता है कि अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है, उसको 10-20 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होता है। ओके, 10-20 लाख का लिमिट नहीं अप्लाई होता है, पर हाँ मणिपुर में होगा तो 10 लाख करेगा, पर इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया कोई भी ब्रांच से तो उसको लिमिट अप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहला पार्ट तो ये कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के देना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर में उसने एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त, ध्यान सुनना, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त आपको सब लेना है। ओके, इंट्रा, इंटरस्टेट, हाँ सिर्फ आरसीएम वाला आपको नहीं लेना है। ओके, मणिपुर से भी क्या होगा तो वो भी आपको लेना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है, हाँ हाँ मेरे से एक गलती होगी, मेरे से एक गलती होगी, देखो। ओके, ध्यान से सुना, ये इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई बोला है। ओके, इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई बोला है, ऑन विच टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब क्या, ध्यान सुनना, दो वर्ड आ सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर दिया एकदम। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या एक्सक्लूड किया है? एग्रीगेट टर्नओवर में उन्होंने एक्सक्लूड किया है इनवर्ट सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्जेस पेबल। अगर आपने सप्लाई लिया होगा, आपने सप्लाई लिया होगा और जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में पे किया गया, वो एक्सक्लूड करो। लेकिन ये आपका रिवर्स चार्ज वाला आउटवर्ड है। अब देखो यहां पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है। ये आपका आउटवर्ड सप्लाई है जिसपे रिसिपिएंट टैक्स दे रहा है। हमने क्लास में, आपको याद होगा तो जॉली एलएलबी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। लॉयर अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो इवन दो रिवर्स चार्ज है, पर लॉयर के एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, क्योंकि लॉयर का आउटवर्ड सप्लाई है, लॉयर का आउटवर्ड सप्लाई है। बड़ा अच्छा पॉइंट था इसमें, एकदम बहुत ही बढ़िया पॉइंट था। तो एग्रीगेट टर्नओवर में अगर आपका ओके आउटवर्ड सप्लाई होगा तो वो ऐड होगा। देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो आउटवर्ड सप्लाई होगा तो वो ऐड होगा। ओके, ये और बाकी तो 19 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर है। और मैं आपको ये कह देता हूं कि यहां पे एक करेक्शन कर लेना, बट इन केस ऑफ इंट्रास्टेट, in case of intrastate supply of taxable services, threshold limit of 20 lakhs is available और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में 10 लाख लिमिट मिलती है। तो यहां पे और उसने क्या कहा, जस्ट मिनट, हाँ, और मणिपुर से एग्जाम सप्लाई कर रहा है, तो वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है, तो वो सिचुएशन में एग्जाम सप्लाई कर रहा है,
ठीक है बेटा, मणिपुर से अगर वो एग्जाम अप्लाई कर रहा है तो वो सिचुएशन में लिमिट जो है यहां पे ऐसा लिख कर दो, यहां पे एग्जाम सप्लाई, यहां ये स्क्रैच करके लिखो, एज पर सेक्शन 23, एज पर सेक्शन 23 नॉट लायबल टू रजिस्टर, इतना करेक्शन कर लो, ये मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ले लूंगा, सिर्फ आप इतना लिखो कि सेक्शन 23 के हिसाब से उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ये भी स्क्रैच कर दो, सिर्फ यहां एक काम करो, ये पूरा स्क्रैच कर दो और ऐसा लिखो, फॉर मणिपुर, फॉर मणिपुर इट सप्लाइज ओनली एग्जाम सप्लाई, ओनली एग्जाम सप्लाई, हेंस अंडर सेक्शन 23 नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड, नॉट लायबल टू रजिस्टर। मणिपुर में एग्जाम सप्लाई कर रहा है, मैं ये बाद में कवर कर लूंगा, नॉट लायबल टू रजिस्टर। और यहां पे वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और मणिपुर में वो सिर्फ यहाँ पे एग्जाम सप्लाई कर रहा है, इसलिए 23 में मणिपुर के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा मैं आपको आगे और अच्छे से कवर कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हमने अच्छे से डिस्कस किए, तो कुछ करेक्शंस है मैं आपको साथ साथ में करवा के दे रहा हूं, लेकिन यस, क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत जरूरी है, एकदम आपका अप्रोच ही बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहो फॉर क्वेश्चन एंड डिस्कशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।